नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विलियम कॉलिंस की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत कविता के बारे में, ओड टू इवनिंग। ये 18th सेंचुरी की पोएम है और जिस तरह से इसमें शाम को दिखाया गया है ना, वो सच में कमाल का है। तो चलिए मेरे साथ इस पोएटिक सफर पर चलते हैं और इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। अच्छा, पोयम में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ओड आखिर होता क्या है। देखिए, ओड एक ऐसी कविता होती है जिसमें पोएट किसी एक चीज को, किसी एक सब्जेक्ट को सीधे सीधे एड्रेस करता है, जैसे उससे बात कर रहा हो। और अक्सर ये तारीफ में या प्रशंसा में लिखी जाती है। इस केस में कॉलिंस शाम से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कोई जीती जागती देवी हो, और यही बात इस कविता को बहुत स्पेशल बना देती है। ठीक है। तो इस पोएम को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांट दिया है। हम सबसे पहले पोइट और पोएम के स्ट्रक्चर को जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे वो शाम को इनवाइट करता है, और फिर शाम का ग्रैंड अराइवल कैसे होता है। इसके बाद हम महसूस करेंगे कि शाम के आने से दुनिया कैसे बदल जाती है और अलग अलग मौसमों में शाम कैसी दिखती है। और आखिर में हम इसके जो मेन मैसेजेस हैं उन्हें समझेंगे। तो इस कमाल की पोएम के राइटर हैं विलियम कॉलिंस, जो 18th सेंचुरी के एक प्री रोमांटिक पोएट थे। अब उनकी ये कविता अपने आप में बहुत यूनिक है, खासकर अपने स्ट्रक्चर की वजह से। ये एक अनराइम्ड ओड है, मतलब इसमें कोई राइमिंग नहीं है, कोई तुकबंदी नहीं है। उस जमाने में ऐसा करना एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, और इसी वजह से जब आप इसे पढ़ते हैं तो एक बहुत ही नेचुरल और शांत फ्लो महसूस होता है, बिल्कुल शाम की तरह। पोएम की शुरुआत होती है एक इनविटेशन के साथ, एक आह्वान के साथ। पोएट शाम को सिर्फ दिन का एक वक्त नहीं मान रहा, बल्कि उसे एक देवी, एक अप्सरा मानकर उसे बुला रहा है। तो चलिए देखते हैं वो ये सब कैसे करता है। इन लाइंस में पोएट कहता है, हे पवित्र शाम, अगर मेरी बांसुरी की धुन या मेरे देहाती गीत तुम्हारे कानों को जरा सा भी सुकून दे सकते हैं। यहाँ ओटन स्टॉप का मतलब है बांसुरी की धुन, और पेस्टोरल सॉन्ग का मतलब है गांव के गीत। तो पोएट अपनी कला की तुलना नेचर की आवाज़ों से कर रहा है और एक उम्मीद जता रहा है कि शाम उसे सुनेगी और उसे स्वीकार करेगी। और यहाँ देखिए इमेजरी कितनी खूबसूरत हो जाती है। पोएट शाम को एक रिजर्व्ड निम्फ कहता है, यानी एक शर्मीली अप्सरा। और डूबते हुए सूरज का डिस्क्रिप्शन देखिए। सुनहरे बालों वाला सूरज पश्चिम में अपने तंबू में बैठा है और बादलों के पर्दे उसके बिस्तर पर लटक रहे हैं। कितना सुंदर है ना। ऐसा लग रहा है मानो सूरज दिन भर की थकान के बाद अब आराम करने जा रहा है। इस पूरी कविता का जो सबसे पावरफुल लिटरेरी डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। कॉलिंस शाम को सिर्फ दिन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसे चेस्ट ईव यानी पवित्र, निम्फ रिजर्व्ड यानी शर्मीली, और मेड कंपोज्ड यानी शांत, ये सारे इंसानी गुण देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कोई जीती जागती, सोचने समझने वाली महिला हो। अब देखिए, शाम की खामोशी को दिखाने के लिए पोएट कितनी छोटी छोटी आवाज़ों का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि हवा अब एकदम शांत हो गई है, बस कहीं एक कमज़ोर आंखों वाला चमगादड़ अपने पंखों पर उड़ते हुए एक तीखी चीख निकालता है, या फिर कहीं एक भौंरा अपना धीमा उदास सा हॉर्न बजाता है। ये छोटी छोटी आवाज़ें असल में उस सन्नाटे को और भी गहरा कर देती। यहाँ पोएट शाम से एक प्रार्थना कर रहा है। वो शाम को मेड कंपोज्ड यानी एक शांत युवती कहकर बुलाता है और कहता है, अब मुझे सिखाओ कि मैं भी कोई ऐसी कोमल धुन बना सकूं जो तुम्हारी इस अंधेरी होती घाटी में धीरे धीरे बहते हुए तुम्हारी इस खामोशी के साथ बिल्कुल फिट बैठे। मतलब पोएट चाहता है कि उसकी कविता भी शाम की तरह ही शांत और सुंदर हो। तो अब कविता के अगले हिस्से में हम देखते हैं कि शाम बस ऐसे ही नहीं आ जाती। उसका आगमन तो एक ग्रैंड मैजिकल जुलूस की तरह होता है। पोएट हमें दिखाता है कि कैसे पूरी की पूरी प्रकृति उसके स्वागत के लिए खड़ी हो जाती है। तो इस मैजिकल जुलूस की शुरुआत कैसे होती है? जब शाम का पहला तारा, जिसे फोल्डिंग स्टार कहा गया है, आसमान में चमकता है, तो उसकी रोशनी एक सिग्नल का काम करती है। इसे देखकर फ्रेग्रेंट आवर्स यानी सुगंधित घंटे और फूलों की कलियों में सोई हुई परियां यानी एल्व्स, वो सब जाग जाती हैं और शाम के आने की तैयारी शुरू हो जाती है। और इस जुलूस में और कौन कौन है? बहुत सारी अप्सराएं हैं जो अपने माथे पर घास के मुकुट पहने हैं और ताजगी भरी ओस बिखेर रही हैं। और उनसे भी प्यारे पेंसिव प्लेजर्स यानी विचारशील सुख, ये सब मिलकर शाम के छायादार रथ को तैयार करते हैं। ये एक बहुत ही काल्पनिक, एक ड्रीम जैसा सीन है। तो अब जब शाम अपने पूरे वैभव के साथ आ चुकी है, तो पोएट बताता है कि उसके आने से दुनिया कैसे बदल जाती है और वो खुद इस बदले हुए माहौल को कैसे एक्सपीरियंस करना चाहता है। यहाँ पोएट अपनी इच्छा बताता है। वो कहता है,
तो अब मुझे किसी जंगली और झाड़ीदार जगह पर घूमने दो या किसी वीरान घाटी में कोई खंडर खोजने दो जिसकी दीवारें तुम्हारी इस पवित्र रोशनी में और भी ज्यादा विस्मयकारी लगती हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ऑफुल का मतलब डरावना नहीं है बल्कि ऑ इंस्पायरिंग है, यानी जिसे देखकर आपके मन में श्रद्धा और आश्चर्य पैदा हो। और पोएट एक दूसरा ऑप्शन भी देता है। वो कहता है, या अगर ठंडी तेज हवाएं या जोरदार बारिश मेरे कदमों को रोक दें तो कोई बात नहीं, मुझे बस पहाड़ की ढलान पर बनी वो झोपड़ी दे दो जहां से मैं जंगली इलाकों और उफनती नदियों को देख सकूं। मतलब वो हर हाल में, चाहे बाहर हो या अंदर, शाम की सुंदरता को महसूस करना चाहता। और उस झोंपड़ी से उसे क्या दिखता है? उसे भूरे रंग के छोटे छोटे गांव दिखते हैं, धुंध में मुश्किल से दिखाई देने वाले चर्च के शिखर दिखते हैं और उनकी घंटियों की साधारण सी आवाज़ सुनाई देती है। और इन सब के ऊपर वो महसूस करता है कि कैसे शाम अपनी ओस से भीगी उंगलियों से धीरे धीरे एक धुंधला सा पर्दा डाल रही है और पूरी दुनिया को अपनी गोद में ले रही है। अब पोएम के आखिरी हिस्से में पोएट शाम का एक और रूप दिखाता है, उसकी यूनिवर्सल और हमेशा रहने वाली उपस्थिति। शाम सिर्फ एक दिन का हिस्सा नहीं है दोस्तों, वो तो हर मौसम में मौजूद है, बस उसका रूप थोड़ा बदल जाता है। देखिए, पोएट हर मौसम में शाम को एक अलग तरह से देखता है। वसंत में वो बारिश की फुहारों में नहाती है, गर्मियों में उसकी रोशनी देर तक रहती है ताकि बच्चे खेल सके, पतझड़ में उसकी गोद सूखे पत्तों से भरी होती है और सर्दियों में तेज हवाएं उसके कपड़ों को फाड़ देती हैं। ये दिखाता है कि शाम प्रकृति के हर सुख और दुख का हिस्सा है, वो हमेशा वहीं रहती है। तो ठीक है, इस पूरी पोएम के एनालिसिस से हमने क्या सीखा, इसका कोर मैसेज क्या है? चलिए इसके जो मुख्य विषय हैं और जो संदेश हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। इस कविता के जो सेंट्रल थीम्स हैं वो हैं, पहला, प्रकृति का मानवीकरण, जहां शाम को एक देवी की तरह दिखाया गया है। दूसरा, शांति और स्थिरता की सुंदरता, जहां पोएट शोर शराबे से दूर खामोशी में सुकून ढूंढता है। तीसरा, प्रकृति कला की प्रेरणा है, क्योंकि पोएट शाम से ही कविता लिखने की इंस्पिरेशन मांगता है। ये दिन से रात में होने वाले जेंटल ट्रांजिशन को भी दिखाता है और सबसे बढ़कर ये हमें शांत पलों में पीस ऑफ माइंड खोजने का मैसेज देती है। और कविता इन आखिरी लाइंस के साथ खत्म होती है। पोएट कहता है, जब तक तुम्हारे इस शांत शासन का सम्मान किया जाएगा, तब तक कल्पना, दोस्ती, विज्ञान और मुस्कुराती हुई शांति, ये सभी तुम्हारे कोमल प्रभाव को मानेंगे और तुम्हारे प्यारे नाम से प्यार करेंगे। ये एक बहुत ही पॉजिटिव और होपफुल एंडिंग है जो कहती है कि प्रकृति की शांति ही इंसानियत की अच्छी वैल्यूज़ की नींव है। तो ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, इस बिजी वर्ल्ड में, हम अपनी खुद की ओड टू इवनिंग कैसे ढूंढ सकते हैं? हम वो शांति और प्रेरणा के पल कैसे बना सकते हैं जो कॉलिंस ने 18वीं सेंचुरी में पाए थे? इस पे सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस कविता की गहराइयों को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिटरेचर पर ऐसे ही और डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।